यस सर। हाँ, सो हमने टैक्स का बात बताई कि लोगों को पता क्या होता है। आमतौर पर टैक्स की बात बहुत करते हैं लोग, गरीब हो अमीर हो, अगर कहीं बजट आ जाता है तो सारे गली और चौराहे पर लोग टैक्स की बात करते हैं। कहते हैं टैक्स देखिए ये गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, ये कहते हैं ये गवर्नमेंट टैक्स लेके हमारा खून चूस रही है, ये कहते हैं ये गवर्नमेंट टैक्स ले लेके अपना घर भर रही है। लेकिन ये सब झूठी बातें हैं, निराधार हैं। टैक्स एक ऐसी परंपरा है जो सारे धर्मों के ग्रंथों में और सारे समाज में जब से ये उत्पत्ति हुई, लोगों ने समझदार हो गए, लोगों ने अपनी कमाई का हिस्सा लोगों के साथ बांटना, पाप से बचने का और पुण्य कमाने का एक रास्ता रहा। वो चाहे चाणक्य का अर्थशास्त्र हो, कौटिल्य का जमाना हो, और चाहे अकबर का जमाना हो, और चाहे शेरशूरी का जमाना हो, और चाहे अंग्रेजों का जमाना हो, और चाहे मोदी साहब का जमाना हो, हर जमाने में टैक्स लेने की परंपरा है। और ये टैक्स लोगों के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। अगर टैक्स ना लिया जाए तो आप देखिए कि हायर एजुकेशन, जो उच्च शिक्षा का प्रावधान है, उसमें 80% गवर्नमेंट की सब्सिडी रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में। आप देखिए, भले ही उसके पढ़ाई का स्तर और आपको क्या ज्ञान हो मिलता है, ये एक विवाद का विषय है, लेकिन आपको सब्सिडी जरूर मिलती है, क्योंकि आपके दिए हुए पैसे से वो सारे काम किए जाते हैं। टैक्स का एक और बड़ा काम है कि टैक्स कभी भी नाप तोल के नहीं लिया जा सकता। आप कहें कि हमने 2000 रुपए दिए हैं, अब 2000 रुपए का सरकार हमें कुछ काम कराए, नहीं। हो सकता है कि आपका 2000 लगा हो और आपको 2 लाख रुपए का फायदा हो। कहते हैं टैक्स ऐसा है जैसे आप देखते हो कि सर्दी में घास पे ओस पड़ जाती है और सूर्य देवता उदय होते हैं और वो ओस को सोख लेते हैं, और उसके बाद आपको बहुत सी अपार ऊर्जा और रोशनी देते हैं। तो ये कहा जाता है कि सूर्य आपसे बिल्कुल 1% चीजें लेता है, जैसे ओस को सोख लेता है, और उसके बदले में अपार गर्मी देता है, प्रकाश देता है। अगर 4 रोज तक सूर्य नारायण उदय ना हो तो दुनिया का चलना असंभव हो जाए। तो टैक्स एक अच्छा माध्यम है। टैक्स एक क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा लगाई हुई एक ऐसी फीस है जिसका देना आपका अनिवार्य है, और अगर गवर्नमेंट का ये खजाना इसी से भरता है ताकि कल्याणकारी काम आपके दिए हुए पैसे से कर पाए, ये इसके पीछे एक राज है। तो टैक्सेस आर जनरली एंड इनवॉलंटरी, वॉलंटरी नहीं, इसको कहा जाता है अब दो, फी लीव ऑन इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेशन। चाहे कंपनी हो, चाहे आप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, और चाहे व्यक्ति हो, सब पर टैक्स का प्रावधान है। ऑर्डर टू फाइनेंस गवर्नमेंट एक्टिविटीज, टैक्स आर essentially of quid pro quo in nature, means a favor of advantage granted in return of something। यानी टैक्स का उद्देश्य ही है कि आपसे कम लेके ज्यादा देने का प्रयास किया जाए। अब देखिए टैक्स क्यों लिया जाता है, इसका पावर गवर्नमेंट को कौन देता है? संविधान हमारे यहाँ का राष्ट्र के कल्याण के लिए उन्होंने विधान बनाया है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साझे के तौर पर अपनी पब्लिक से कुछ टैक्स लेंगे, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, कुछ स्टेट लेगा, कुछ स्टेट लेगा सेंट्रल को दे देगा, कुछ सेंट्रल लेगा स्टेट को दे देगा, एक साथ बंटवारा करेगा। ठीक है, तो ये संविधान ने हमें शक्ति दी है कि हम अपने लोगों से कुछ टैक्स लें, और हमारी आपको पता है 29 स्टेट हैं, 9+ यूनियन टेरिटरी है, सारे के सारे टैक्स लगाते हैं। कुछ टैक्स ऐसे हैं जो सिर्फ ये स्टेट गवर्नमेंट लगा सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल सेंटर लगा सकते हैं, लेकिन आपस में फिर बंटवारा हो जाता है। तो आपने देखा जैसे जीएसटी है तो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है, लेकिन हेलो बेटे, समझ में आ रहा है?
हेलो, आवाज नहीं आ रही बच्चों? यस सर, यस यस सर। हाँ, अब देखिए टैक्सों के बंटवारे का भी विधान है। संविधान के 260 और 61 में ये वर्णित है कि कौन कौन सी मदों में स्टेट लगा सकता है कर और कौन कौन में केंद्र लगा सकता है। और फिर इसका जो साझा हिस्सा होता है, किसी जैसे सिक्किम है, मणिपाल है, कश्मीर है, यहाँ टैक्स बहुत कम आता है, तो क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट उनको टैक्स अपना लेके उन्हें अनुदान के रूप में पैसा देती है ताकि वो कल्याणकारी काम कर पाए, राइट। अब टैक्स की मीनिंग क्या होती है भाई? दो टाइप का टैक्स है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? इनकम टैक्स है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं? इनडायरेक्ट टैक्स में सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं। अब जीएसटी ने तो 13 इनडायरेक्ट टैक्स को अपने अंदर हजम कर लिया है। आप देखो, चप्पल से लेके मेडिसिन तक लेने जाते हैं, जिस आदमी पर टैक्स का भार एक जैसा अमीर और गरीब में पड़े वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। और केवल अमीरों पर जो टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स कहलाता है। जिसकी 5 लाख से ज्यादा इनकम है उसे देना पड़ता है टैक्स, और जैसे जैसे उसका अमाउंट बढ़ता रहता है टैक्स का भी अमाउंट बढ़ता रहता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो सबको देना पड़ता है उसका रेट समान होता है, अमीर गरीब पर एक जैसा भार पड़ता है। तो कहते हैं टैक्स दैट इज लीव्ड बाय गवर्नमेंट डायरेक्टली ऑन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट्स आर कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस। इंसिडेंट्स यानी जहां लगता है, द इंसिडेंट एंड इंपैक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स फॉल ऑन द सेम पर्सन। जिस आदमी पर लगता है उसी से वसूला जाता है। ऐसा नहीं कि बाप के नाम पर इनकम टैक्स आ गया बेटा दे देगा, पैसा भले ही दे दे लेकिन रिटर्न बाप को ही भरना पड़ेगा। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स। अब नेचर कैसा होता है? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेस का मतलब होता है जैसे तरक्की करना। आपकी इनकम 2 लाख थी, नहीं टैक्स दे रहे हैं, 4 लाख थी नहीं दे रहे हैं, 5 लाख थी नहीं दे रहे हैं, 5 लाख 2 रुपए हो गई आपको टैक्स देना है, 6 लाख हो गई तो और टैक्स देना है, 10 लाख हो गई तो और टैक्स देना है, 10 लाख से ऊपर हो गया तो और टैक्स देना है, 1 करोड़ से और ऊपर हो गया तो और ज्यादा टैक्स देना है। 5 लाख के बाद कितना % टैक्स देना पड़ेगा? देखिए 3 अमाउंट है बता रहा हूं। 5 से 10 के बीच में 5% देना पड़ता है, 10 से 20 में आपको 20% और 20 से ऊपर होता है तो 30%, और 1 करोड़ से अगर ऊपर आप हो जाते हो तो 30% तो देना पड़ता है, लेकिन 1% से 5% तक आपको सरचार्ज अलग से देना पड़ता है। वो हम एक दिन टैक्स का स्पेशल जो क्लास लेंगे कि किसमें कितना प्रतिशत लिया जाता है, सारा हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो सब्जेक्ट है केवल टैक्स का आपको इंट्रोडक्शन कराना कि टैक्स कौन से होते हैं। जो इंडिविजुअल आदमी से लिया जाता है इनकम टैक्स वो डायरेक्ट होता है, जो सब लोगों से लिया जाता है जो आपको दिखाई नहीं देता वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका काम क्या होता है? समाज में गरीब लोगों का उत्थान करना, समाज में ऐसी चीजें बनाना जो अमीर और गरीब दोनों के लिए जरूरत हो। जैसे अमीर कुछ कर नहीं सकता, जैसे रेलवे का ट्रैक नहीं बना सकता, रोड नहीं बना सकता, बड़ा सा कैंसर अस्पताल नहीं बना सकता, तो इस सब के उद्देश्य की पूर्ति के लिए टैक्स का उद्देश्य है। अब कहते हैं कि टैक्स अगर हमें क्या करे कि पब्लिक हमें कैसे टैक्स पता चलता है कि किसको कितना देना है और क्यों दे पाते हैं। कुछ लोग नहीं देते टैक्स तो उनकी मनी कहती है ब्लैक मनी। जैसे मोदी साहब ने कहा कि 15 लाख रुपए हर एक के खाते में ब्लैक इकोनॉमी के आएंगे, ये उनका स्लोगन था। अभी तक ये सच नहीं हो पाया, लेकिन ये बात सच है कि लोगों ने स्विस बैंक में इतना पैसा डाल रखा है कि अगर उसको लाया जाए तो 15 लाख रुपए हर एक के हिस्से में आ सकते हैं, वो टैक्स की चोरी के माध्यम से गए। तो टैक्स देना एक बड़ा ही न्यायपूर्ण कार्य है। देश की भी तरक्की होती है और लोगों की भी तरक्की होती है। आपको पता है विदेशों में सबसे ज्यादा खराब उस आदमी को माना जाता है जो आदमी टैक्स नहीं देता, और यहाँ हमें उस आदमी की बहुत इज्जत करते हैं जो आदमी टैक्स से बचा के अमीर हो जाता है। तो इंडिया की कहानी ही उल्टी है। हम सोचते हैं कि आप बड़े होके टैक्स भी दोगे, और टैक्स देना कोई अपराध नहीं है, टैक्स हमारा सहयोग है जिससे देश और हम दोनों ही सुदृढ़ स्थिति में होते हैं। अब देखिए टैक्स का मैंने ग्राफ दिखाने का प्रयास किया है, बड़ी विडंबना है। आप बता सकते हो कि कितने % लोग इनकम टैक्स देते होंगे? थोड़ा गैस करके बताइए
तो मुझे भी ऐसा लगे कि ये क्लास इंटरेक्टिव चल रहा है। कितने % लोग देते होंगे टैक्स, बोलो भाई। बच्चे और बच्चियां दोनों से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा दिमाग लगाएं, अंदाजा लगाएं। एग्जैक्ट आंसर मैं बताऊंगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि मेरे बच्चों को कितना अंदाजा है, कितने % लोग देते होंगे। 1.35 10 से 15 सर, 10 से 15 10 से 15 सर, 10 से 15 बहुत ज्यादा, हाईली ऑप्टिमिस्टिक। आपको पता है आजादी के बाद से 40 साल तक केवल 3% लोग टैक्स देते रहे। 90 के बाद 4% हो गया, 2000 के बाद 5% हो गया, और 2016 से लेके 18 के बीच में ये 6% हो गया। डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के डर के माध्यम से टैक्स देने वालों का रेशियो बढ़ गया। तो आज की डेट में 6% लोग इंडिया के इनकम टैक्स देने का बहाना करते हैं। अब आप कहोगे बहाना कैसे करते हैं? उनमें से 6 करोड़ 6%, यानी आज की डेट में करीब 8 करोड़ 40 लाख लोग अपना टैक्स भरने का फार्म भरते हैं। अब आप कहोगे सिर्फ फार्म भरते सर, टैक्स नहीं देते। मैं बताऊंगा कि कितने लोग, इतने लोग। भाई कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मेरी इनकम टैक्स देने लायक नहीं है, मैं नील का फार्म भरता हूं। कुछ कहते हैं मेरी इनकम केवल 10 लाख है, कुछ कहते हैं हमारी इनकम 25 लाख है, कुछ कहते हैं मेरी इनकम 50 लाख है। तो इसका प्रतिशत बताऊंगा आपको, बड़ा आश्चर्य होगा। 93%, 6% में 8 करोड़ लोग हो गए, उसका 93% लोग क्या कहते हैं कि हमारी इनकम इतनी कम है कि हम टैक्स नहीं दे सकते। 1 से 2.5 लाख रुपए दिखाते हैं। केवल 0.35% लोग अपनी इनकम 50 लाख से ज्यादा दिखाते हैं। केवल 6% लोग किसका, उसी का 8 करोड़ का 6%, बात समझ रहे हैं, वो केवल दिखाते हैं कि हमारी इनकम 10 से 15 लाख रुपए है। तो आप ये देखिए, ये विडंबना है कि 75 साल तक जो टैक्स वसूलने में पैसा लगता है, जो टैक्स आता है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। ये पैसा करीब 11.5 लाख हजार करोड़ रुपए का अनुमान होता है। कभी 10 आता है, कभी 12 आता है, कभी 8 आता है, और कोविड के बाद कितना आएगा ईश्वर ही जानता है। बात समझ रहे हैं आप? तो ये विडंबना है। आप देखिए कि आपको बताएगा टैक्स स्ट्रक्चर में क्या है, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स में छोटे छोटे टैक्स हैं, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस ड्यूटी, वैल्यू एडेड और गुड्स और सर्विस टैक्स। अभी आप ये देखिए ये 2-3 में गुड्स और सर्विस टैक्स जो जीएसटी है, उसने 13 टैक्सेस को अपने अंदर कर लिया है। ये देखो हमने स्टैटिस्टिक्स दिया है कि 6% लोग टैक्स पेड करते हैं। ये कितने होते हैं? 8 करोड़। इसमें 93% अपनी इनकम बताते हैं 1 लाख से 2.5 लाख। 0.35% लोग कहते हैं 25 से 30 लाख। केवल 6.8% कहते हैं 10 लाख। तो आप ये देखिए हमारा जो पैसा इनकम से आता है और जीडीपी में केवल 6% का योगदान है टैक्स का, और जबकि विदेशों में ये योगदान 22 से 28% है। इसलिए विदेशों की गवर्नमेंट जो काम करना चाहते हैं वो सुचारू रूप से कर पाते हैं। हमारे यहाँ टैक्स का हुआ बहुत ज्यादा है, लेकिन टैक्स लोगों से वसूला बहुत कम जाता है। लोग देते हैं, वो एक बड़ा विषय है कि लोगों की इनकम 50 लाख होती है तो सीए के माध्यम से वो इनकम 10 लाख रुपए करा लेते हैं। कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के और टैक्स बचाने में हर संभव प्रयास करते हैं, चाहे वो अपना पैसा कुएं में डाल दे, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स देना उनके लिए बड़ा मुसीबत का काम होता है। राइट? अब देखिए जीएसटी नाम का एक एनिमल जो आया 2000, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सूरज 2000 में नहीं बल्कि 1980 में निकला था। जब पहली एनडीए गवर्नमेंट आई थी, लोगों ने प्रावधान किया था कि विदेशों में करीब 100 देशों में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिया जाता है, हम भी लेंगे। लेकिन कालांतर में हमारे यहाँ राजनीति बहुत होती है टैक्स में। लोग कहते रहे नहीं जीएसटी नहीं आएगा, कांग्रेस कहती है ये आएगा तो बीजेपी कहती नहीं आएगा, जब बीजेपी लाई तो कांग्रेस कहती नहीं आएगा।
तो रस्सा कैसा करते हुए 12 साल में 2016 के एंड में एक संविधान के अनुच्छेद में 101 में संशोधन करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लाया गया। अभी तक जो हमारे यहाँ टैक्स थे, सेवा कर अलग होता था, उत्पाद कर अलग होता था। ये एक ऐसा कर है जो उत्पाद और सेवा दोनों में एक साथ लगेगा और इसके 4 रेट तय किए गए, 5%, 12%, 18% और 28%। ये सबको पता है ना। जीएसटी जीएसटी सब लोग चिल्लाते हैं। जीएसटी के आने से बहुत सुधार आएगा, जीएसटी के आने से बहुत लोगों की सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, जीएसटी के आने से देश तरक्की करेगा। ये सब बातें सच है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि कौन से उत्पाद में कितना टैक्स देना है। इससे पहले आपको रेट का अंदाजा नहीं होता था। टैक्स लेने वाले लोग अपनी मर्जी से टैक्स लेते थे और क्या होता था, सारी मार्केट में यहाँ एक देश और एक टैक्स की परंपरा जीएसटी के आने से आई। इसलिए इंडिया के इतिहास में टैक्स और कराधान के संबंध में ये एक ऐसा मील का पत्थर है जिसकी परिकल्पना आज से 20 साल पहले की गई थी, लेकिन कालांतर में बहुत संघर्ष के बाद ये एक इतना अच्छा टैक्स आया है। अगर इसका सही दोहन हो जाए, इसका सही उपयोग हो जाए तो गरीबी हट जाएगी, देश में तरक्की हो जाएगी और देश में करप्शन हट जाएगा। लेकिन बात ये है कि इसमें एक दुविधा इस बात की है कि ये ऑनलाइन भरा जाता है, इसके पोर्टल में बहुत लोड हो जाता है और छोटे छोटे एम्प्लॉई इसको भरने में डरते बहुत हैं। इसलिए इंडिया की ये जर्नी अभी 20 साल और पुरानी है। इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है, इसलिए स्टेट को और सेंट्रल को दोनों को अपने अपने जीएसटी लगाने की स्वतंत्रता है। तो ये आपका बेसिकली अगर आप देखे हो, कुछ थोड़ा सा देखे हो, तो करीब करीब 3 प्रकार का जीएसटी होता है। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी एक होता है इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हमारे यहाँ जीएसटी डुअल है। जीएसटी 3 प्रकार का है। एक केंद्र लगाती जिसका नाम सीजीएसटी है, एक स्टेट लगाती जिसका नाम एसजीएसटी है। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब माल जाता है तो जहां से आ रहा है वो स्टेट लगाती, इसका नाम आईजीएसटी होता है। ये आप विशेष नॉलेज के लिए जीएसटी डालिए, गूगल आउट करिए, आप पढ़ लोगे। यहाँ मेरा काम है केवल आपको टैक्स का केवल प्रस्तावना और इंट्रोडक्शन कराना, क्योंकि जीएसटी आपके कोर्स में नहीं है, आगे चल के होगा। यहाँ सिर्फ फंडामेंटल इकोनॉमिक्स में आपकी जानकारी होना चाहिए टैक्स की। चूंकि मैं टैक्स का आदमी हूं, इसलिए मैं बिना बताए रह नहीं सकता, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। तो जीएसटी आपके समझ में आ गया। अब जीएसटी कहेंगे कितने टैक्स को हटा के बना है, देखिए आप स्केल में पढ़िए जरा। सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, काउंटर बिलिंग ड्यूटी, स्पेशल काउंटर ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, ऑक्ट्राई इंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स, टैक्सेस एप्लीकेबल ऑन लॉटरी। ये 11 टैक्सेस को हटा के अगर एक टैक्स लगा दिया जाए तो आप ये देखिए सुविधाजनक है कि नहीं। 11 लगाने में, 13 लगाने में लगाने वाला भी भूल जाता था, देने वाला भी भूल जाता था, और ये ठगी का रास्ता। हाँ, तो ये टैक्सेस का जो जंगल था उससे आपको सही रास्ते में लागने का काम किया किसने? जीएसटी ने। समझ रहे हैं आप बेटे? हेलो, जीएसटी। हाँ देखिए, जीएसटी आप जान जाइए, बहुत ज्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं। अब लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि जीएसटी आने से क्या होगा, व्हाट विल बी शॉर्ट टर्म इंपैक्ट ऑफ जीएसटी। कहा गया था कि जीएसटी जैसे लागू होगा तो क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि कुछ में 5% लगता होगा, उसमें 18% लगने लगेगा टैक्स। जहां 18 लगेगा वहां 28 लगने लगेगा, जहां 5 लगता तो वहां 12 लगने लगेगा। तो कहा कि शुरू में ये टैक्स आपको थोड़ी
पीड़ा देगा, क्योंकि चीजों के दाम बढ़ेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके दाम घटेंगे, क्योंकि उत्पाद में जो कर लगता है एक्साइज वो 40 से 45% होता है, लेकिन यहाँ जो जीएसटी लगता है वो सबसे बड़ी रेट जो है 28 है। लेकिन आपको देखिए कि 18% और 12% के आइटम करीब 80% आइटम है, जिसमें 12 से 18% लगता है, जो पहले 20 से 25% तमाम ड्यूटियों के माध्यम से लगता था। तो आपको 5 से 10% कम टैक्स लग रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में क्योंकि आप कहीं टैक्स बचा लेते थे, जीएसटी में टैक्स बचाने का आपके पास कोई माध्यम नहीं है। अब आप जाइए कहीं भी जीएसटी जरूर लग जाता है। हेलो, इसलिए मैंने कोशिश ये किया है कि टैक्स की कम स्लाइड बनाएं और फिर बच्चों से हम बात करेंगे कि अब आपको क्या समझ में आए और इसमें कहां और आप जानना चाहते हैं। अब आप अपने प्रश्न पूछिए, क्योंकि हम उस दहाई पे आ गए हैं कि जहां से हमारे पास केवल 20 मिनट बचा होगा। हाँ बेटे, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। 10 मेरा कैम म्यूट हो गया। हेलो हेलो, यस सर। बेटे अब क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, 10 मिनट रह गया है। हेलो, आवाज आपको कट कट कर रहा यू कैन आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। एनी क्वेश्चन बेटे, बोलो। आवाज कट रही है सर। नहीं, कुछ किसी को कुछ नहीं पूछना। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। Bear with me. Within 5 minutes, I will revise whole I have taught you. हाँ, ओके सर, बोलिए। देखिए सर ये जो हाँ हाँ, इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो डायरेक्ट टैक्स है, जिस पर लगता है उसी से लिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे होते हैं जो आपको पता नहीं चलते, आप पे कर देते हो, जैसे धनिया के पाउडर से लेके मेडिसिन तक में जिसका 5 लाख से कम सैलरी है। हाँ जी, बोलो। जो सर गवर्नमेंट जॉब करता है, जिसका सर सालाना 5 लाख से कम है, तो उसको भी टैक्स लगता है सर? बेटा कुछ चीजों में टैक्स नहीं लगता जो इसेंशियल कमोडिटी हैं, जैसे आपका नमक हो गया, खाद्यान्न पदार्थ हो गए। लेकिन अगर आप कोई पैक पदार्थ लोगे तो उसमें लग जाएगा, जैसे आप दूध लेते हो दूध नहीं लगेगा। गवर्नमेंट जॉब का मैं बात कर रहा हूँ सर, गवर्नमेंट जॉब का मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कोशिश ये करती है कि उन चीजों में टैक्स ना पड़े जिसको ज्यादा इसेंशियल कमोडिटी के दायरे में है, जो सब लोग इस्तेमाल करते हैं। आपकी आवाज मुझे बहुत क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप पूछ क्या रहे हो। सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो भी आदमी सर जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, यस, तो उसको जिसका सर सैलरी लाख से कम है, तो उसको टैक्स नहीं लगता होगा? नहीं लगता है। सैलरी वालों को तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। सैलरी जिसकी ज्यादा होती है, जो सैलरी देता है पहले टैक्स काट के देता है, उसका नाम होता है टीडीएस। लॉग इन होते हैं। लेकिन टैक्स आपको वो टैक्स नहीं देना पड़ता, इनकम टैक्स, लेकिन बाकी टैक्स तो सारे देना पड़ते हैं। वो टैक्स बहुत ज्यादा है, क्रीम से लेके पाउडर से लेके तमाम खाने के पैक आइटम जो आप मंगाते हो, रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, 8 से 12% का टैक्स आपको पे करना पड़ता है। पेट्रोल में बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। आपको पता है मेडिसिन में कुछ मेडिसिन जो है वो टैक्स फ्री है। मूवी में आपको बहुत टैक्स देना पड़ता है। आप पिक्चर देने जाते हो एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम पर। अब जीएसटी कम से कम अगर 100 रुपए का टिकट होता है, उसमें 45 रुपए आपको टैक्स के रूप में वहन करना पड़ते हैं। इसलिए सब लोग चिल्लाते हैं कि हमारी मूवी टैक्स फ्री हो जाए। जो टैक्स फ्री हो जाती थी 100 रुपए का टिकट, वही 20 रुपए का मिलने लगता है। तो टैक्स ना दिखाई देने वाला आर्थिक पेन है जिसको सबको होता है। इसमें अमीर और गरीब सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स बहुत ही अच्छा है। आप एक साल कमाइए और उस पैसे को खर्चा करिए
और उसके बाद फिर ये बताइए कि हमने इतना कमाया है, उस पर टैक्स लगेगा। और अगर कोई कंपनी नहीं प्रॉफिट कमाती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, ना ही आदमी पर लगता है। लेकिन दैनिक कार्यों के छोटे छोटे आइटम में टैक्स जरूर लगता है। और इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स लमसम दोनों से 11,000 करोड़ रुपए आता है। 22 से 25,000 करोड़ रुपए जो हमारी जीडीपी का 5 से 6% है, इतना आता है। और अगर यही बढ़ के 22 से 25% हो जाए, लोग टैक्स के दायरे में आ जाएं और स्वेच्छा से देने लगे, तो आप ये देखिए कि इनकी भी इनकम बढ़ जाएगी और सरकार की भी बढ़ जाएगी। क्योंकि कुछ काम अपना बचाने के लिए लोग टैक्स नहीं देते, तो छोटा बिजनेस छोटा ही रह जाता है। क्योंकि जब आप व्हाइट बिजनेस करते हैं, टैक्स दे के करते हैं, तो आपका सीना बहुत चौड़ा होता है, आप बड़े बड़े काम करते हो। और अगर आप टैक्स नहीं पे करते तो हर बार आपको 2,000 रुपए पाने वाला होमगार्ड भी आपके डंडा मार देता है और आपका बिजनेस समाप्त हो जाता है। कभी पकड़ जाते हैं तो गवर्नमेंट आपको बहुत लंबी पेनाल्टी लगाती है। इसलिए टैक्स का भुगतान करके आप सर उठा के जी सकते हैं और अपने कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए टैक्स को आज की डेट से एक बड़ा ही अच्छा और पवित्र काम मानिए, जो आपकी भलाई के लिए और देश के कल्याण के लिए है। अगर हमारे देश में सारे लोग ईमानदारी से टैक्स देना शुरू कर दें, तो जो हमारी 29 और 40% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, वो सब ऊपर आ सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि देने वाला भी ईमानदार हो और जहां टैक्स पहुंच रहा है वो भी उस टैक्स का ईमानदारी से कल्याण करने में और अच्छे कार्यों में उसका इस्तेमाल करें। हालांकि हम सरकार की नियत पर बार बार शक नहीं कर सकते, हम लोगों का दामन बड़ा छोटा है। हम टैक्स के मामले में वो सब कुछ करना चाहते हैं जिससे टैक्स ना लगे। अब ये देखिए कि सीए को हम बहुत पैसा देते हैं और हम बहुत झूठे काम भी करते हैं कि हमने ये दान कर दिया, चैरिटी कर लिया। कभी बताएंगे आपको कि तमाम ऐसे रूट हैं जिससे आप टैक्स से बच सकते हैं। और उसके लिए हमारे टैक्स के जो लॉ हैं वो एकदम जंगल है, बहुत बड़ा लॉ है। उसमें कुछ लूपहोल होते हैं और उसका फायदा उठाते हैं सीए और टैक्स के वकील। और दुर्भाग्य और सौभाग्य की बात यह है कि टैक्स को बनाने वाले, छेड़ने वाले, सुधारने वाले और बिगाड़ने वाले दोनों ही टैक्स के वकील और सीए हैं। कोई भी कंपनी अगर कोई घपला करती है, कोई गवर्नमेंट से दुर्व्यवहार फाइनेंशियल करती है, कोई भी बैंक अगर गवर्नमेंट के साथ धोखा करती है, पब्लिक के साथ धोखा करती है, तो उसके पीछे एक ऑडिट ऑफिसर होता है, ऑडिटर होता है, वो भी सीए होता है और इनकम टैक्स का वकील होता है। तो ये कानूनी प्रक्रिया से बचा के लोग इस कर ऐसे बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य को दूषित करने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए कालांतर में अगर जीएसटी का सही से इम्प्लीमेंटेशन होगा तो ये इन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी। ना ही जीएसटी के माध्यम से टैक्स देने में किसी वकील की आवश्यकता होगी और ना ही किसी सीए की आवश्यकता होगी। आने वाला जो मॉडर्न इंडिया है वो टैक्स कंप्लायंस का बेहतर नमूना होगा और उससे हम चाहेंगे कि देश का सुधार हो और जो आने वाले लोग हैं उन्हें जॉब मिले, उच्च शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण कार्य हो। ये इस टैक्स का संदेश है। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। बेटे सर, इनकम टैक्स में कितने % टैक्स देते हैं लोग? देखिए उसमें अलग अलग है। एक है दर 5%, एक है 10%, एक है 20% और एक है 30%। अगर 5 लाख से ऊपर है और 8 लाख 10 लाख के बीच में है तो 5% देना पड़ेगा। 10 से 20 के बीच में है तो 20%, उससे ऊपर होगा तो 30%। तो ये स्लैब बढ़ता रहता है, जैसे जैसे प्रोग्रेसिव है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स का भी मान बढ़ेगा। क्योंकि हमारा देश सोशलिस्टिक पैटर्न का पुजारी है। वो कहता है अमीरों से पैसा लो और गरीबों को दो। ठीक है, तो इनकम टैक्स आप देने लगते हैं। हेलो, आप एक सम्मानित नागरिक हो जाते हैं। आपको अगर कोई आदमी कुछ कहे, अपना मान हान का दावा करते हैं, तो अगर आप टैक्स देते हैं तो आप
आपके इनकम के 10 गुना उसके ऊपर हर्जाना लग सकता है। और अगर आप टैक्स नहीं देते तो आपका फाइनेंशियल चीजें सही नहीं होगी, आपका अनुमान नहीं लगेगा कि कितना आपको पैसा मिलना चाहिए। इसलिए टैक्स देना बड़ा ही सम्मान का विषय होता है। लोग बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि वी आर टैक्स पेइंग। अभी नहीं। हेलो बेटे, और बोल, कोई पूछे? आई हो सर ये जीएसटी जो है सर, ये जीएसटी है, मैं देखता हूँ कि कभी जीएसटी लिखा रहता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तो ये सब 3 बार जोड़ा जाता है, तो ऐसा क्यों? नहीं, 2 बार हमेशा जोड़ा जाता है, 3 बार नहीं जोड़ा जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए 18% किसी, पहले सुनो तो, पहले 18% अगर आपका टैक्स लग रहा है तो उसमें 9% किसको मिलेगा? सीजीएसटी यानी केंद्र को, और 9% किसको मिलेगा? स्टेट को, राज्य को, स्टेट को। इसलिए हमारे यहाँ डुअल जीएसटी है, डुअल जीएसटी है। सर आईजीएसटी भी मैंने कहीं कहीं देखा सर। आईजीएसटी लगता है तो फिर ये दोनों नहीं लगते, आईजीएसटी में ये दोनों जुड़े रहते हैं एक साथ। आईजीएसटी क्या होता है सर? आईजीएसटी होता है जैसे महाराष्ट्र से बिहार में कोई सामान आया तो इसमें क्या होगा? इंटर स्टेट टैक्स लगेगा। और अगर एक स्टेट से एक स्टेट में जा रहा है तो फिर सीजीएसटी लगेगा, और सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों हमेशा लगते हैं। आईजीएसटी तभी लगता है जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ कोई सामान और सर्विसेज का आवागमन हो रहा हो। देखिए अगर आप इच्छुक होंगे तो जीएसटी पर मैं एक बड़ा लेक्चर लेने के मूड में हूं। आपका कोर्स 99.5% मैंने समाप्त कर दिया है, लेकिन आपकी जिज्ञासा को देखते हुए, आपकी पढ़ाई के लगन को देखते हुए मैं प्रयास करता हूं कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जिसमें समझ में आए और वो सब चीजें बताऊं जो आपके कोर्स में है या नहीं है, जो चीज आपसे पूछी जा सकती है। ये हमारा प्रयास है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं भी साइंस बैकग्राउंड का आदमी पीजी तक रहा। मुझे साइंस के बच्चों से बड़ा प्रेम है, और बच्चे और बच्चियां दोनों ही लगन के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अब ये देखिए भविष्य में इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला ही कामयाब होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स से ही सारी दुनिया चलती है। ये आप देखिए कि जब पढ़ेंगे। सर हम लोग एग्रीकल्चर छोड़ के इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहीं, एग्रीकल्चर के साथ इकोनॉमिक्स पढ़िए। आपकी इकोनॉमिक्स का नाम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स रख दिया आपने। इकोनॉमिक्स भविष्य में पढ़िए, जब आप पीजी कर लें तो इकोनॉमिक्स से एमए करिए, कुछ करिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में संभावनाएं अपार हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है, दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएं तो आपको जॉब मिल सकता है, और आपको अगर कहें इकोनॉमिक्स के आदमी है तो लोग बड़े सम्मान की दृष्टि देखेंगे। इकोनॉमिक्स का मतलब है कि आज की, कल की और परसों की आने वाली वित्तीय संकट को उभारने का प्रयास करने वाले लोगों का समूह। आप बताते हो कि पैसा कैसे होगा, लोगों को उत्पाद कैसे होगा, लोगों को जॉब कैसे मिलेगा, आप कैसे अपने आप को सुव्यवस्थित कर सकते हो। आपको बताएं, कालांतर में जब दुनिया आई सबसे पहले ये विषय आया था जिसका नाम था इकोनॉमिक्स, और उसी से सारी चीजों की उत्पत्ति हुई है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो आपके सर्वांगीण विकास में सहायक है। हेलो, यस सर। I think we are getting out of time, but anybody have any question you can ask. एग्जाम में सर बोल रहा है जो फाइनेंशियल क्लास इन कमिंग वीक, because I have finished whole subject. If you desire, you go through your syllabus. You find anything is not touched by me, you remind me, I will take extra class to complete it. Otherwise, best of luck for your internal and external exam. Be prepared and learn a lot about the agriculture economics, because this subject give you, empowered you, make you dynamic in field of agriculture and others. Because this subject is very relevant subject. Everybody talk today. What happened about the COVID? How the population get food? How the people get the job? How you make the budget? You can make yourself very dynamic. Because आय और व्यय में अगर संतुलन आपकी लाइफ में है तो आप अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं।
और ये एक संदेश इकोनॉमिक्स के माध्यम से जाता है कि कम पैसे में अगर पैसे को सुव्यवस्थित करके उसको कहाँ लगाना है, अगर ये ज्ञान प्राप्त हो जाए तो कम पैसे वाला आदमी भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है और अच्छे पदों पर आसीन हो सकता है। ये एक मैसेज है इस सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट को केवल पास होने का माध्यम मत मानिए, इसको आप ये मानिए कि ये हमें दिशा निर्देश देगा और हमें एम्पावर्ड बनाएगा। शिक्षा अगर आपको इस लायक बना देती है कि आप अपने डिसीजन खुद लेने लग सकते हो। शिक्षा का केवल उद्देश्य अपने आप में नौकरी लेना नहीं है, बल्कि आपका समुचित विकास करना है और आपको लोगों के लिए कल्याण के काम करने की सोच पैदा करना है। आपको बहुत ही अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करता है। हर सब्जेक्ट में यही सब गुण भरे होते हैं। इकोनॉमिक्स इस बात का जीता जागता सबूत है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप लोगों से मिलके और बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। भविष्य में जब भी आप कहेंगे मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। मैं चाहता हूँ के ऐसे खासतौर से लड़के और लड़कियां दोनों ही बहुत अच्छा पढ़ते हैं और मेरी पूरी तरीके से आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप भविष्य में बहुत अच्छा करेंगे। धन्यवाद। ओके सर, क्वेश्चन सर बोलो। सर एक क्वेश्चन पूछना है। Anybody have any question you can ask, but I don't have enough time. So sorry for that. I hope the best lecture and best session has been finished because we entertain, we interact, and we talk in Hindi, we talk in English, we talk in a regional language, which is useful for you. Thank you so much. Happy good day. Best of luck. सर एक क्वेश्चन है। सर एक क्वेश्चन पूछना है। बोल ही नहीं रही। सर चले गए। सर चले गए। हेलो सर। अभी सर है। हाँ बोलिए। चल तो बोलो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। सर एक क्वेश्चन है। सर जैसा सर नहीं सुन रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे? बोलो क्वेश्चन बोलिए ना, बोलते हैं इसका। सर आप बताए थे ना कि इंडिया में अभी तक 6% ही टैक्स दिया जाता है, तो इसके